Hello my dear students, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को कवर कर रहे हैं। पिछले वाले क्लास में जो कि हमारे सब्जेक्ट का क्लास नंबर 1 था, उसमें आपने देखा कि हमने सोम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। जैसे सोम में पढ़ते क्या हैं, किस प्रकार के फोर्सेस को पढ़ते हैं, और इसके साथ ही साथ होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या कोई मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एक साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन तमाम सारे बातों पे हमने चर्चा करी। अगर आपने वीडियो नंबर 1 मिस किया है तो ज़रूर देखिए। उसके बाद आज हम लोग वीडियो नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये हमारे सोम के पेड बैच के वीडियोज़ हैं। आप अगर सोम के पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन पर आप बात कर सकते हैं। आपको प्रोसीजर और फीस वगैरह बता दी जाएगी। मिनिमम फीस में आपका एडमिशन हो रहा है, इसलिए सोम को बहुत डेप्थ में जानने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआती 2-4 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वगैरह पर भी उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जो कंप्लीट बैच है वो आपको हमारे मेक माई करियर ऐप पर चलेगा। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट का पहला जो क्लास था वो कंप्लीट किया था। आज हम लोग दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है, उसका नाम होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स। हालांकि अभी तक हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन पे नहीं आए हैं। तीसरी क्लास हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन की ही होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग किसकी बात करेंगे? बेसिकली आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लोड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आइडिया नहीं होता है कि ये लोड्स को कैसे डील करना है। इन लोड्स को डील करना सिखाएंगे हम आज की क्लास में। आइए देखते हैं कि लोड्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लोड किसे कहते हैं। देखिए, अक्सर बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि केवल जो फोर्सेस होते हैं उन्हें ही लोड कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट्स दोनों को ही लोड कहा जा सकता है। जैसे ये बॉडी है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो इसे भी हम लोड कह सकते हैं। इस पर कोई मोमेंट लग रहा है, इसको हम यूं करेंगे तो कोई मोमेंट लग रहा है, वो भी इसे लोड कहा जा सकता है। तो बेसिकली लोड क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी जो मोमेंट है, कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है या कोई भी जो मोमेंट लग रहा है, उसे ही हम लोग लोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लोड कहते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया है एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट्स आर नोन एज लोड। लोड कितने प्रकार के होते हैं और डेप्थ में उन सभी प्रकारों को समझना, यही हमारी इस क्लास का उद्देश्य है। अगर हम डेप्थ में पूरी बातों को समझ पाए तो समझिए हमारा क्लास ये समझ सक्सेसफुल हो गया। अगर हम लोड को क्लासिफाई करना चाहें तो लोड को कई आधार पर, कई बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर पहला आधार हम देखें, पहला बेसिस देखें, तो लोड को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लोडिंग की गई है, उसके आधार पर अगर हम लोड को क्लासिफाई करें बच्चों, तो लोड 2 प्रकार के होते हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर अगर लोडिंग किया हुआ हो, और दूसरा है ट्रांसवर्स एक्सिस पर लोडिंग किया गया हो। जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर लोडिंग किया गया होगा तो उसे हम लोग कहते हैं प्योर एक्सियल लोड। क्या बोलेंगे? प्योर एक्सियल लोड। ट्रांसवर्स एक्सिस पे अगर लोडिंग है तो वो ट्रांसवर्स एक्सिस पर अगर लोडिंग किया गया है तो उसे भी हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस का एक्सियल लोड बोलेंगे। और जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डेविएट होकर के कोई भी ऐसा लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे न लग रहा हो, उसे हम इसेंट्रिक लोड बोलेंगे। तो क्या है ये इसेंट्रिक लोड, क्या है ये प्योर एक्सियल लोड, इन चीजों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं जरा।
चलिए अब जरा बात को समझिएगा। जैसे समझिए, अगर आपको प्योर एक्सियल लोड समझना है, अगर आपको प्योर एक्सियल लोड समझना है, तो प्योर एक्सियल लोड समझने के लिए, प्योर एक्सियल लोड को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो लोड पास होता है उसे ही हम लोग प्योर एक्सियल लोड कहते हैं। तो बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसे कहते हैं। अगर आपको प्योर एक्सियल लोड समझना है तो पहले क्या समझना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आपने देखा होगा, या एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको लेके बताऊं, कुछ इस तरह का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कोई, जैसे आप घर में देखते हैं ना, ब्रेड का स्लाइस नहीं देखते हैं, जो ब्रेड आप खाते हैं, जिसका आप चाय के साथ जो खाते हैं, या जिसका आप सैंडविच बनाते हैं। तो ये मान लीजिए ब्रेड का डब्बा है कोई, ये ब्रेड की स्लाइस है। ठीक है ना। इसको अलग अलग स्लाइस आप ले सकते हैं, इस तरह से ना, इस तरह से ले सकते हैं आप, इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है ना। ये सब एक स्लाइस है, हर एक स्लाइस है, ये भी एक स्लाइस है, ये भी एक स्लाइस है। ठीक है ना। अब इसमें से किसी एक स्लाइस को निकाल लीजिए। मान लीजिए इसमें से आप एक स्लाइस निकालोगे तो वो स्लाइस कुछ ऐसे दिखेगा ना, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया हो, लेकिन दिखेगा तो ऐसे ही। अब आप क्या काम करेंगे, इसका सेंटर खोजिए कि इसका सेंटर कहां है। चलिए, इसका सेंटर ये मिल गया। अब अगर इसका सेंटर ये मिल गया तो इसी तरह सबका सेंटर मिलेगा। बताइए भाई, जैसे इसका सेंटर मिला है ऐसे ही इसी तरह सबका सेंटर मिलेगा। मान लीजिए ये देखिए, अगर ब्रेड का कोई डब्बा हो, मान लो ब्रेड का कोई पैकेट हो, ब्रेड का कोई पैकेट हो, तो ये स्लाइस नंबर मान लीजिए 1 हो गया, ये स्लाइस नंबर 2 हो गया, स्लाइस नंबर 3 हो गया, स्लाइस नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं, ये देखिए आप और अच्छे से कर लीजिए इसको, तो 6 हो गया, 7 हो गया। अब बताइए पहले वाले का सेंटर कहां मिला, यहां मिला। तो ऐसे ही दूसरे वाले का सेंटर मिलेगा, ऐसे ही तीसरे वाले का सेंटर मिलेगा। ठीक है ना भाई, ये पहली स्लाइस है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको दिखाएं, ये मान लीजिए आया ये, और इसका पहले का सेंटर यहां आ रहा है, तो इसी तरह से जो इसके पीछे होगा उसका सेंटर भी तो यहीं आएगा। और अगर इन सारे सेंटर को मिलाते हुए हम इसमें एक एक्सिस बना दें, सारे सेंटर को मिलाते हुए एक एक्सिस बना दें, तो सारे सेंटर को मिलाते हुए जो एक्सिस बनाएंगे उसी एक्सिस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जैसे मान लीजिए एक हमने स्लाइस लिया, तो यहां पर देखिए इसका एक एक्सिस मिल रहा है, ऐसे ही सब जगह एक मिलेगा सेंटर, ये सेंटर मिल रहा है, सॉरी, ऐसे जगह सबका सेंटर मिलेगा, सबका सेंटर मिलेगा। ये 3D व्यू में दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे सब लगे हुए हैं। अगर सभी के सेंटर को मिलाते हुए एक एक्सिस खींचा जाए, ये 1 2 3 4 5, और मैं आपको डिटेल में समझाऊं, जैसे ये समझिए, देखिए ये है, ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें से मैंने एक निकाल लिया, इसका सेंटर कहीं ये डिफाइन होगा, बीच में इसका सेंटर कहीं डिफाइन होगा, इसी तरह इसका सेंटर भी 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 डिफाइन होगा, और सारे सेंटर्स को मिलाते हुए एक एक्सिस दिखाया जाए, दिस इज द एक्सिस। इससे आसान, इससे प्रैक्टिकल तरीके से बताना संभव नहीं है। इसमें भी सेंटर मिलेगा, इसमें भी सेंटर मिलेगा, इसमें भी सेंटर मिलेगा, सभी के सेंटर से अगर एक एक्सिस पास कराई जाए तो उसी एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नहीं पता है तो आप प्योर एक्सियल लोड डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो अगर हम क्या करें, अगर हम सभी के एक्सिस से, सभी के सेंटर से, या फिर हम कहें कि इस बॉडी के सेंटर से अगर हम बना लें कुछ यूं, इस तरह से,
ये जो हमने एक्सिस बनाया ना, हमारा फिगर एक्यूरेट नहीं दिख रहा होगा आपको, कम ज्यादा दिख सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो हमने एक्सिस बनाया है, इस एक्सिस का नाम क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या नाम होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और प्योर एक्सियल लोड वो लोड होगा जो इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग तो है, लेकिन अगर उसके ठीक वहां से पास नहीं कर रहा, ऊपर या नीचे से पास हो रहा है, तो वो प्योर एक्सियल लोड नहीं होगा, वो इसेंट्रिक लोड हो जाएगा। यानी अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझ में आ जाए तो आप प्योर एक्सियल लोड समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए अगर हमने आगे दिखाया भी आपको है, कोई लोड यहां से लग रहा है, कोई लोड यहां पे अगर लग रहा है, यहां पे, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसी एक्सिस पर कोई लोड अगर आपको लग रहा है, तो इसी लोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी लोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यही लोड हमारा जो है उसका नाम होगा प्योर एक्सियल लोड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो किसी भी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो लोड लग रहा है, उसी लोड को हम लोग कहते हैं प्योर एक्सियल लोड। अगर आप प्योर एक्सियल लोड को समझना चाहते हैं तो पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले कोशिश करी कि मैं पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझाऊं, फिर प्योर एक्सियल लोड पे आपको ले जाऊं। मुझे उम्मीद है कि इतनी डिस्कशन से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं जरा, देखते हैं। ये तो प्योर एक्सियल लोड हो गया, ये प्योर एक्सियल लोड हो गया। अच्छा भाई, एसेंट्रिक लोड क्या होगा? एक ऐसा लोड, मान लीजिए एक ऐसा लोड कोई लग रहा है जो देखिए, ये इस एक्सिस को आप नाम दे दीजिए, दिस एक्सिस इज व्हाट? दिस एक्सिस इज longitudinal axis. This axis is known as longitudinal axis. इसका नाम क्या हो गया? longitudinal axis. इस एक्सिस पर जो लोड लग रहा है, 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 उस लोड का नाम आपने क्या दे दिया? उस लोड का नाम आपने क्या दे दिया? चलिए, उसका नाम आपने दे दिया एक्सियल, प्योर एक्सियल लोड। लेकिन सपोज करिए कि इसी एक्सिस के एलोंग एक लोड और लग रहा है, इसी एक्सिस के पैरेलल एक लोड और लग रहा है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से नहीं पास हो रहा, तो इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम लोग इसेंट्रिक लोड। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड कौन सा होगा? जो एक्सिस के पैरेलल तो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से नहीं पास हो रहा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा सेंटर से पास होती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहां से पास होगी? हमेशा सेंटर से पास होगी। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होगा उसे प्योर एक्सियल लोड कहेंगे। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग तो है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से न पास होकर के ऊपर या नीचे से पास हो रहा हो, उसे हम लोग इसेंट्रिक लोड कहेंगे। मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं जरा, कुछ फिगर के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए, आपको फिगर है, चलिए समझते हैं जरा। देखिए सॉरी ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है ना? मैं इसको और बड़ी कर देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मैं और बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। देखिए, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा कहां से पास होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा कहां से पास होगा? इसके सेंटर से, ठीक है? अब देखिए जरा, अब आप देखिए जरा, अब देखिए, अब अगर जो लोड यहां कार्य कर रहा है, देखिए ये लोड, ये, इसको हमने क्या नाम दिया? एक्सियल लोड, प्योर एक्सियल लोड। कहां काम कर रहा है? इसके सेंटर पे।
और जो लोड इसके सेंटर से यहां काम करेगा, यहां पर सेंटर से इतनी दूरी पे काम करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखेंगे बच्चों तो देखिए, अगर आप इसको लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक स्लाइस का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले अभी, अगर आप इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, तो अब देखिए जो लोड, अब इसका सेंटर कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा ना, ये सेंटर मिलेगा, ये सेंटर मिलेगा, तो यहां से कोई लोड अगर लगाएंगे, यहां से कोई लोड लगाएंगे तो सेंटर से पास करेगा। बोलो यार, अगर इधर से लगाएंगे तब भी ये सेंटर से पास करेगा, या तो यहां से पास करेगा तो इधर से पास करेगा, बाकी हर जगह से तो पास करेगा नहीं। तो जो लोड देखिए ऊपर से लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये भी सेंटर से पास कर रहा है ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हमेशा सेंटर से पास करती है, तो इसको हमने क्या दिया, ट्रांसवर्स लोडिंग का नाम दिया। और अगर यही थोड़ा सा दूर पे काम करेगा, यहां काम करेगा, तो ये ट्रांसवर्स तो है लेकिन ये इसेंट्रिक हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्स तो है लेकिन ये लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्योर एक्सियल लोडिंग का, प्योर ट्रांसवर्स लोडिंग का, एक्सियल, इसेंट्रिक, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत बेसिक बातें हैं, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह का आपका स्ट्रक्चर हो, बॉडी हो, ऐसा भी हो सकता है। हमने आपको इस वाले उदाहरण से, जो हमने आपको ये उदाहरण दिया था, आपको इसीलिए मैंने दिखाया था कि चाहे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, दोनों से आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अगर हम लोड में आगे बढ़ें, लोड के क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ें, तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वो क्या है, जरा देखते हैं वो क्या है। वो है बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। लोडिंग किस तरह से की गई है, कितनी मात्रा में लोडिंग है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये चेयर है। ये क्या है आपके सामने, मैंने एक चेयर बना दी है आपके सामने, ये एक चेयर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका चेयर है। चेयर में आप देखिए, आप चेयर के इस पोर्शन पे देखिए, पूरे इस पोर्शन पे देखिए, इस पूरे पोर्शन पे देखिए, यहां तक इस पोर्शन पे देखिए। आप, मैं फिर से दिखा देता हूं, आप चेयर के इस पोर्शन पे देखिए। इस पोर्शन पे जब कोई आदमी बैठेगा या कोई सामान रखा जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और जब यहां पे देखिए जो इसके पाए हैं, जो इसका उसका पैर है उस चेयर का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड। डेफिनेशन में देखिए मैंने समझाया भी है, डेफिनेशन में मैंने समझाया भी है पॉइंट लोड क्या होता है। मैंने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा क्या लिखा है मैंने। इफ द लोड एक्ट्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एरिया के आधार पर। अगर लोड बहुत कम एरिया पे काम कर रहा हो, अब भाई देखिए जो इसका चेयर का जो पैर है उसका एरिया तो बहुत ही कम होगा, तो उस प्रकार के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। लेकिन इफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्जर एरिया, अगर एरिया लार्जर है, देखिए कहां एरिया लार्जर है, यहां देखिए एरिया लार्जर है, ये चेयर है मान लीजिए, ये देखिए एरिया लार्जर है, ये लार्जर एरिया पे अगर लोड लग रहा है, लार्जर एरिया पे अगर लोड लग रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये एक्सटेंट पे है, एक्सटेंट मतलब कि लोड की कितनी मात्रा लग रही है, कितने एरिया पे लग रहा है। अगर स्मॉल एरिया पे लग रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट लोड। अगर लार्जर एरिया पे लग रहा है, केवल दो चीजें पकड़ना है बस, क्या पकड़ना है, पहली चीज पकड़नी है स्मॉल एरिया। अगर स्मॉल एरिया पे लग रहा है तो पॉइंट लोड बोलेंगे। अगर आपका जो लोड है वो लार्जर एरिया पे लग रहा है, लार्जर एरिया पे लग रहा है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप दिखा सकते हो, चेयर। ठीक है, मैं एग्जांपल्स वही लेना चाहता हूं जो आपको दैनिक जीवन से कनेक्ट करते हैं। जो एकदम ही हाई फाई है, पता नहीं कहां से एग्जांपल आए हैं, वो तो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो मेरे एग्जांपल्स वही रहेंगे जो आपको आसपास के जीवन से कनेक्ट करते हैं। तो एक्सियल लोड समझ गए आप, इसेंट्रिक लोड समझ गए, ट्रांसवर्स लोड समझ गए, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है बात समझे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट लोड समझ गए,
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड समझ गए, आगे देखते हैं आगे कौन सी लोडिंग है। हाँ, कुछ लोड ऐसे होते हैं जो कुछ डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं। आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द लोड्स। मैं कोई भी जब टॉपिक उठाऊंगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक लूंगा, तो उससे संबंधित मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, इवन अ वेरी स्मॉल थिंग, कुछ भी है उसमें छोटा बड़ा कुछ भी है, मैं सब कुछ कवर करूंगा। जैसे अगर कुछ लोड की हम बात करें तो कुछ लोड ऐसे होते हैं जो डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं। डायमेंशंस का अर्थ क्या है बच्चों? डायमेंशंस का अर्थ है जैसे कुछ लोड ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। आपने कहा सर वॉल्यूम पे लोड कौन से डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम पे कई ऐसे लोड हैं जिनका मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे पहला लोड है बायोन्सी फोर्स। जब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बायोन्सी फोर्स के बारे में बताऊंगा। किस फोर्स के बारे में बताऊंगा? बायोन्सी फोर्स के बारे में बताऊंगा। बायोन्सी फोर्स क्या होता है बच्चों? बायोन्सी फोर्स को हम लोग एफबी से लिखते हैं और ये होता है रो जी वी, और जहां जो वी है ये वी क्या होता है? वॉल्यूम। तो देखिए ये एक प्रकार का फोर्स है या लोड है जिसे आप कह सकते हैं, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे। तो ऐसे कई लोड आपको मिलेंगे जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे कौन से लोड के बारे में पढ़ रहे हैं? जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला एक एग्जांपल आपको मिल गया, बायोन्सी फोर्स। अब ये बायोन्सी फोर्स क्या होता है, इसका डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के हमारे वीडियोस देखिए, वहां हमने डिटेल में पढ़ाया है बायोन्सी फोर्स होता क्या है। हमारे ऊपर बायोन्सी फोर्स, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ बायोन्सी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब आप पानी में कूदते हैं, जब आप कहीं नदी में नहाने जाते हैं तो वहाँ आपको फील होता है बायोन्सी फोर्स। लेकिन यहाँ हम खड़े हैं इस हवा में, इस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ बायोन्सी फोर्स क्यों नहीं फील हो रहा? क्या यहाँ बायोन्सी फोर्स लग भी रहा है या नहीं लग रहा? बायोन्सी फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? बायोन्सी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सिद्धांत क्या है? ये सब हम फ्लूइड में पढ़ेंगे। कोई भी एक जहाज है, वो नदी से जाते हुए समुद्र में जा रही है तो वो झुक जाएगी कि उठ जाएगी? समुद्र से नदी में जा रही है तो झुक जाएगी कि उठ जाएगी? क्या वहाँ पे होगा? जब हम लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं तो उस कंडीशन में हम तैर पाते हैं, हम डूबते क्यों नहीं हैं? उसका जवाब आपको मिलेगा। इस तरह के जितने प्रश्न हैं, चाहे वो बायोन्सी के हों चाहे फ्लोटिंग के हों, वो सब आपको मिलेंगे जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस देखिए या उसकी क्लासेस करिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग तो सोम कवर करने आए हैं तो सोम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा, हाँ, अगर वेट को देखिए आप तो वेट भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वेट कैसे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है भाई? वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है ना। W इज इक्वल टू mg होता है, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप मास निकालेंगे तो रो इंटू वी हो जाएगा, समझ रहे ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप चाहेंगे अगर इसको उठा करके यहां आप पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा आपको रो इंटू वी इंटू जी। तो W कितना आ गया? रो वी जी। तो ये V जो है, ये भी तो वॉल्यूम ही है, ये भी तो वॉल्यूम ही है, ये भी तो वॉल्यूम ही है। तो वेट भी किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। बल्कि आप देखिए कि बायोन्सी फोर्स और वेट का फॉर्मूला एक ही आ रहा है। ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ाएंगे कि बायोन्सी फोर्स जो FB होता है वो वेट के बराबर कैसे आ गया। देखिए सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं, ठीक है ना। तो आप जब सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब उसका मजा आपको आएगा, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग बनेंगे, और जब कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग बनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस जो है तो किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहली सीढ़ी है। जिस दिन आपको लगने लगा कि आप परीक्षा पास कर लेंगे, उस दिन समझिए कि आधी परीक्षा आपने पास कर ली। आगे बढ़ा जाए तो अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो वॉल्यूम पर डिपेंड करने वाले कुछ फोर्सेस का हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे हमने किसके बारे में स्टडी किया? बायोन्सी फोर्स के बारे में, वेट के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी वेट पे, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। F इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा mr ओमेगा स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा, क्लास 11th में जरूर सबने पढ़ा होगा, डिप्लोमा में पढ़ा होगा, बीटेक में पढ़ा होगा, चाहे जहां पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा।
अब वही फिर चेंज कर दीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, इसको m बाई वी लिख दीजिए। तो जहां पे m है, जहां m है वहां रो इंटू वी आ जाएगा, और इस m को उठा करके आप यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए आ गया ना, ये भी आपका आ गया। तो फिर आपके सामने देखिए जो फॉर्मूला आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, उसमें देखिए वॉल्यूम दूर से दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं। एग्जामिनेशन में ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन चूंकि आपको इतना स्टडी नहीं कराया गया है, इतने अच्छे से बताया नहीं गया होता है, इतना उस पर काम नहीं कराया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस पर फोकस नहीं कराया गया है। ये बताया ही नहीं गया कि ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आप पढ़ के नहीं जाते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में आपको। तो अगर हम लोड की बात करें तो लोड हमारा वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर सकता है, और हमारा लोड किस पर डिपेंड करेगा, ये तो क्लियर हो गया। दूसरे की बात करें तो लोड हमारा एरिया पर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे उसका एग्जाम्पल प्रेशर फोर्स है, तो प्रेशर इज इक्वल टू, तो आप जानते ही हैं, एफ अपॉन ए होता है। तो देखो एरिया पर डिपेंड कर रहा है ना। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, ड्रैग फोर्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही ये भी कॉन्सेप्ट है। ड्रैग के बारे में बात करेंगे जब हम आपको बाउंड्री लेयर थियरी वगैरह पढ़ाएंगे तब। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप मोटरसाइकिल पर, बाइक पर पीछे बैठिए और कोई सामान इस तरह का बड़ा सा सामान हो, शीशा हो या कोई भी ऐसा सामान हो, इसको लेके बैठिए, तो आप फील करेंगे कि ड्रैग होता है, वहां एक फोर्स काम करता है जो धक्का मारता है आपको। दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ड्रैग फोर्स होता क्या है, ड्रैग फोर्स क्या होता है, लिफ्ट फोर्स क्या होता है। बाउंड्री लेयर थियरी अपने आप में गजब का कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें हैं। यहां फ्लूइड मैकेनिक्स का जो संबंध आ रहा है सोम से जुड़ा हुआ, मैं उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा हूं, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोड आपको मिलेंगे, जैसे लेंथ पे कोई लोड डिपेंड करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल सरफेस टेंशन। आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, क्या पढ़ा होगा सरफेस टेंशन आपने सिग्मा इज इक्वल टू पढ़ा होगा ना, एफ अपॉन एल। तो सरफेस टेंशन जो फोर्स होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी डिपेंड करता है आपका लोड, एल पे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे डिपेंड करने वाले भी आपको बहुत सारे लोड मिल जाएंगे। ऐसे ही सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग का एग्जांपल दिया गया है, इसमें लाइन कांटेक्ट होता है, लाइन कांटेक्ट में लेंथ आपका डिपेंड करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं जानेंगे तो छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और आप उसी में फंस जाएंगे। तो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लोड के बारे में और कुछ देखते हैं कि और क्या होता है भाई लोड में। इस क्लास में मैं केवल लोड के बारे में बता रहा हूं, केवल लोड के बारे में। फिर भी देखिए कितनी सारी बातें आपको नई सीखने को मिल रही है ना, जो आपने पहले नहीं जानते रहे होंगे। चलिए अब देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड, ये क्लासिफिकेशन हम किस आधार पे करते हैं, ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के आधार पे। यानी वह लोड जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो समय के साथ बदलता है या नहीं बदलता है। जनरली टीचर्स लोग क्या करते हैं, बस इतना बता देते हैं कि अगर लोड समय के साथ बदल गया तो वो हो गया आपका नहीं बदला तो वो स्टैटिक, बदल गया तो डायनामिक्स, बात खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती हैं। आइए समझते हैं स्टैटिक लोडिंग होती क्या है, आइए समझते हैं डायनामिक लोडिंग होती क्या है। आप अगर स्टैटिक लोडिंग समझ जाएंगे तो डायनामिक तो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन स्टैटिक लोडिंग का केवल इतना मतलब नहीं है कि द फोर्स इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के साथ क्या क्या नहीं चेंज हो रहा है, फोर्स की वो कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं चेंज हो रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको स्टैटिक लोडिंग का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं स्टैटिक लोडिंग से संबंधित, आइए जानते हैं जरा। चलिए देखिए, स्टैटिक लोडिंग की अगर हम लोग बात करें, स्टैटिक लोडिंग की हम लोग बात करें या स्टैटिक लोड की हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें नहीं बदलनी चाहिए। देखिए जब भी हम फोर्स की बात करते हैं बेटा, जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते समय तीन चीजें हमेशा डिस्कस की जाती हैं। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब अगर आप ये तीन चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं तो समझिए कि आप
फोर्स पे पूरा काम ही नहीं कर रहे हैं। फोर्स पे पूरा काम करने का मतलब है कि 3 चीजों को कंसिडरेशन में लेना ही लेना है। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि फोर्स कहां लग रहा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का परिमाण क्या है, कितने का फोर्स है। परिमाण मतलब जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप ना, मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्स 10 न्यूटन का है कि फोर्स 20 न्यूटन का है कि फोर्स 30 न्यूटन का है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको यही नहीं पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तब तक आप उसका सही से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है किस पॉइंट पे लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी है, अब इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, तो इसके जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा उस पॉइंट को समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे लगा हुआ फोर्स अलग अलग प्रभाव देगा। अगर हम इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी कुछ अलग तरीके से व्यवहार करेगा, इसके इस पॉइंट पे लगाएंगे कुछ अलग तरह से व्यवहार करेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। यह भी जानना जरूरी है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जैसा डायरेक्शन होगा उसी के हिसाब से उसका व्यवहार होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई कि मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अगर इस पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये इस बॉडी को ऊपर ले जाएगा, अगर आपने इस डायरेक्शन में लगाया तो इस बॉडी को नीचे ले जाएगा। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस तो समझते ही होंगे ना। अगर ये बॉडी है, अगर हमने इस डायरेक्शन में लगाया तो देखिए ये कंप्रेस होगी बॉडी, अगर हमने इस डायरेक्शन में लगाया तो ये टेंसाइल फोर्स काम करेगा। तो अगर जब भी हम लोड की बात करते हैं, अभी हम स्टैटिक लोड की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम केवल लोड की, फोर्स की बात कर रहे हैं या लोड की बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट ही तो लोड होता है। तो फोर्स को सही से समझेंगे तभी तो लोड समझ पाएंगे। तो फोर्स से संबंधित वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने यहां पे लिख दिया है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। और वो चीजें कौन कौन सी हैं बेटा, वो चीजें आपकी हैं कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड, आपका है डायरेक्शन है, और आपका है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो तीनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि स्टैटिक लोडिंग क्या है। स्टैटिक लोडिंग वो है, भाई ये तो लोड डिफाइन कर दिया हमने, फोर्स डिफाइन कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि स्टैटिक लोडिंग क्या है सर जी। अब स्टैटिक लोडिंग समझिए, स्टैटिक लोडिंग वो है, स्टैटिक लोडिंग वो है जिसके अंतर्गत, स्टैटिक लोडिंग वो है जिसके अंतर्गत किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स कहें या लोड कहें, स्टैटिक लोडिंग वो है जहां उसका मैग्नीट्यूड, जहां उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जहां उसका डायरेक्शन, ये तीनों चीजें कौन कौन सी चीजें, मैग्नीट्यूड, कौन कौन सी चीजें बच्चों, मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान से बहुत समझना, जब तक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए। मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, अब ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक लोड क्या है, स्टैटिक लोड वो लोड है जिसमें केवल इतना नहीं समझना है आपको कि फोर्स इज नॉट चेंजिंग, लोड इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऐसे नहीं पढ़िएगा, ऐसे पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। स्टैटिक लोडिंग क्या है, कोई पूछे आपसे स्टैटिक लोडिंग क्या है, आप क्या बोलोगे, आप बताओगे स्टैटिक लोडिंग वो लोडिंग होती है, स्टैटिक लोडिंग वो लोडिंग होती है। स्टैटिक लोड कौन सा लोड है, स्टैटिक लोड बच्चों वो लोड है जिसमें क्या क्या टाइम के साथ नहीं बदलेगा। पहली चीज मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, दूसरा चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं बदलेगा, तीसरी चीज डायरेक्शन नहीं बदलेगी।
केवल एक सेंटेंस में डिफाइन कर लेते हैं आप कि स्टैटिक लोडिंग इज दैट लोडिंग विच इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इतना ही नहीं है, इसके बाद की कहानी देखो। आप क्या बोलोगे, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज स्टैटिक लोड, आप बोलोगे वह लोड जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टाइम के साथ चेंज न होता हो, वह लोड जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज न होता हो, वह लोड जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज न होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक लोडिंग कहते हैं। आपने कहा सर आप इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं? मैं डेप्थ में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एसएससी जेई में, डीआरडीओ में, यूपी ट्रिपल एससी जेई में, रेलवे जेई में, एई में, गेट में, ईएससी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चन आप तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आपको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा। इतना तो हर किताब में लिखा है ना कि स्टैटिक लोडिंग वो लोडिंग होती है जो टाइम के साथ कांस्टेंट है, लेकिन उसके अंदर की बात नहीं समझोगे तो आप कभी भी अच्छे प्रश्न नहीं लगा पाओगे। और अंदर की बात यही है कि जब जब स्टैटिक लोडिंग आपके सामने आए तब तक आपको क्या कहना है कि स्टैटिक लोड वो लोड होता है जिसमें कि लोड का मैग्नीट्यूड, लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लोड का डायरेक्शन ये तीनों टाइम के साथ कांस्टेंट है, तब इसे कहेंगे स्टैटिक लोड। अगर इन तीनों में कोई एक कांस्टेंट है, दो नहीं है, दो है तीसरा नहीं है, तो आप उसे नहीं कह सकते। कोई एक बदल गया तो स्टैटिक लोड नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल की सहायता से इतना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको मजा भी आएगा, यू विल एंजॉय द थिंग्स, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी निकलेंगे। अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर मैं 3 केसेस आपको यहां बना रहा हूं। वो 3 केसेस 3 एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। उन क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मैं पिरो करके ले आया हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जब किसी क्वेश्चन को हम लोग बना देते हैं तो हमेशा के लिए आपके एग्जाम में, आपके दिमाग में बैठ जाता है। आइए देखते हैं क्या मैं लेके आया हूं आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चलो हम लोग लेते हैं केस 1। यहां हमने क्या ले लिया, केस 1। कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा वो वाला कलर लेते हैं ज्यादा आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग केस 1। केस 1 में हमने लोड की 3 स्थितियां ले ली। चलो यहां पर मान लीजिए कोई ये यहां लोड लग रहा है, यहां पर लोड लग रहा है, यहां पर लोड लग रहा है। दीज आर द 3 सिचुएशन, दीज आर 3 कंडीशंस, ठीक है ना। ये मान लो पहली कंडीशन है, और पहली कंडीशन है मान लो 8 बजे, अलग अलग टाइम ले रहे हैं ना। और दूसरी कंडीशन है 8:30 बजे, और तीसरी कंडीशन है 9 बजे। टाइम हमने अलग अलग ले लिया, टाइम हमने अलग अलग ले लिया, ठीक है ना। चलो यहां पे हमने एक लोड लगा दिया, यहां पे हमने लोड लगा दिया 10 न्यूटन का, यहां पे हमने लोड लगा दिया 20 न्यूटन का, यहां पे हमने लोड लगा दिया 30 न्यूटन का, ठीक है। ये केस 1 है। अब यहां हम समझेंगे कि ये स्टैटिक लोड है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम केस 2 पे चलते हैं। आइए देखते हैं जरा केस 2। केस 2 देखिए जरा। फिर हमने 3 केस लिए, फिर हमने 3 केस लिए, फिर हमने 3 केस लिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर हमने लगा दिया 10 न्यूटन, और इस बार हमने क्या किया, फिर ये यहां लगा दिया 10 न्यूटन, और फिर हमने यहां लगा दिया मान लीजिए 10 न्यूटन, ठीक है ना। केस 2 हो गया। आइए केस 3 समझते हैं। केस 3 में क्या लेंगे, आइए देखते हैं केस 3 में क्या लेंगे। चलिए केस 3 समझते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम परेशान ही नहीं होना है, लेकिन बस समझना पड़ेगा। यहां पे हमने लिया 10 न्यूटन, यहां पे हमने ले लिया फिर 10 न्यूटन, ठीक है ना। यहां पे फिर हमने ले लिया 10 न्यूटन। चलिए
3 केस की सहायता से हम आपको चीजें समझा देंगे। मेरा उद्देश्य समझाना है। अलग अलग प्रश्नों को जो आए हैं उनको समेट के मैंने ये केसेस बनाए हैं, और सब में हमने टाइम क्या लिया है? चलो सब में टाइम वही लिया है जो पहले में दिखाया है हमने आपको। शुरुआत से फिर से आते हैं, देखते हैं जरा क्या क्या था हमारा। पहला केस देखते हैं। देखो समय कितना है? 8 बजे। फिर समय कितना है? 8:30 बजे। फिर समय कितना है? 9 बजे। अब हमें चेक करना है कि ये लोडिंग स्टैटिक लोडिंग है कि नहीं। देखिए जरा, चेक करते समय तीनों बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज डायरेक्शन, तीसरी चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा जरा। आइए चेक करते हैं ये है कि नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड, यहां 10, यहां 20, यहां 30, मैग्नीट्यूड ही बदल गया, तो ये बिल्कुल स्टैटिक लोडिंग नहीं है। क्या केस 1 स्टैटिक लोडिंग है? बिल्कुल नहीं है भाई, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना। 8 बजे देख रहे हैं 10 न्यूटन का लग रहा है, 8:30 बजे देख रहे हैं तो 20 का लग रहा है, और 9 बजे देख रहे हैं 30 का लग रहा है। मैग्नीट्यूड बदल गया तो स्टैटिक लोडिंग नहीं है भाई। यहां पे मान लीजिए कोई एक चीज रखी हुई है, 8 बजे इतनी रखी है, 8:30 बजे और रख दी गई, 9 बजे और रख दी गई, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ता गया ना। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कोई भी अगर बदल गया तो वो लोडिंग स्टैटिक लोडिंग नहीं है। जबकि देखिए आप यहां पे डायरेक्शन सेम है। देखिए यहां पे क्या दिक्कत आई बताइए, यहां पे मामला कहां फेल कर गया? दिस इज नॉट स्टैटिक लोडिंग बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नॉट द सेम। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। जबकि आप डायरेक्शन देखिए सब जगह सेम है। जी हां, यहां भी नीचे, यहां भी नीचे, यहां भी नीचे। डायरेक्शन वाला मामला सेटिस्फाई कर गया है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शॉर्ट में POA लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सही है। देखो यहां यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होने के बाद भी ये स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अलग अलग समय पर लोड का मैग्नीट्यूड ही बदल गया। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं जरा, केस 2 देखते हैं। ये सबसे कंफ्यूजिंग केस है। ये केस बच्चों को बहुत कंफ्यूजन लगता है। अगर मैंने इतना डेप्थ में ना पढ़ाया होता, मैं पूछता क्या ये स्टैटिक लोडिंग है, तुरंत हर बच्चा कहता है स्टैटिक लोडिंग। ठीक है ना? अच्छा बताओ क्यों कहता? क्योंकि कहता है यहां भी 10 है सर, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड में तो मामला सही है, मैग्नीट्यूड में मामला बिल्कुल सही है, सब जगह 10 10 10 है। आप तुरंत कहते ये स्टैटिक लोड लगा के आते। मुझसे बताइएगा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता, आप टिक कर कहते स्टैटिक लोड है। क्यों? क्योंकि आप कहते देखिए सर बदल नहीं रहा है ना। समय देखिए, समय देखिए। चलिए मान लीजिए ये कितने बजे है, वही 8 बजे है। ये कितने बजे है? 8:30 बजे है। ये कितने बजे है? 9 बजे है। आप कह रहे सर देखिए 8 बजे भी 10 है, 8:30 बजे भी 10 है, 9 बजे भी 10 है। सर स्टैटिक तो है? नहीं, स्टैटिक नहीं है। मैग्नीट्यूड वाला मामला चलो क्लियर है, लेकिन और भी चीजें देखो। और क्या देखोगे? डायरेक्शन। चलो और देखो, और क्या देखोगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन में क्या मसला है? नीचे नीचे नीचे। सही है, सही है, डायरेक्शन से भी फुलफिल है। फिर भी ये स्टैटिक नहीं है। क्यों स्टैटिक नहीं है? कहां गड़बड़ हुआ? कहां गड़बड़ हुआ बताओ? गड़बड़ हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि देखो यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किनारे है, यहां भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किनारे है, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बीच में आ गया, यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बीच में आ गया, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया। और अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया तो फिर ये लोड आपका स्टैटिक लोडिंग नहीं कही जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। जब तीनों सेम होगा तब स्टैटिक होगा। आइए देखते हैं केस 3 में सेम है कि नहीं। नहीं होगा तो फिर कुछ और केस बनाना पड़ेगा भाई। देखते हैं जरा केस 3 में क्या है। चलो 10 10 10। ध्यान दो, ध्यान दो, यहां मैग्नीट्यूड सेम हुआ कि नहीं? देख रहे हो ना कितना डेप्थ में आपको ले जा रहा हूं, कितना डेप्थ में आपको ले जा रहा हूं। कैसे गलत हो जाएगा सवाल आपसे? 8 बजे मैं टाइम लिख दे रहा हूं फिर से यहां पर, हालांकि आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे।
हम इसको स्टैटिक लोडिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक हम तीनों चेक नहीं कर लेंगे। We will not behave like a layman. We are engineers, so we will behave like them. We are engineers, so we will behave like them. हम तीनों चीज चेक करेंगे। सबसे पहले क्या हमने चेक किया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 10 10 10 लग रहा है। डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चलो पहले चेक कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मसला है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मसला ठीक ही है, इसी पॉइंट पे लग रहा है, यहां यहां, और ये पॉइंट मान लीजिए यहां पे है। लेकिन गलती कहां हो रही है? डायरेक्शन पे। कहां गलती हो रही? डायरेक्शन पे। यहां डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है, यहां भी डाउनवर्ड है, और यहां डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। ये भी स्टैटिक लोडिंग नहीं है। 3 केस लिया, तीनों स्टैटिक नहीं है। आपने कहा सर आपने सारे ही गलत करा दिए। जितना गलत करोगे ना बच्चा, आगे उतना ही सही होगा। अब क्या स्टैटिक लोडिंग हो सकती है? मुझे लगता है वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं रह गई। अब आप खुद समझ सकते हैं स्टैटिक लोडिंग क्या हो सकती है। स्टैटिक लोडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल ना आपके सामने टंगा हुआ है, ये डिजिटल बोर्ड। 8 बजे आइए, ये यहीं टंगा रहेगा। जो फोर्स जहां लग रहा है इस पे वहीं लग रहा है। इस पे लगने वाले किसी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं हो रहा, इस पे लगने वाले किसी फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इस पे लगने वाले किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। समय के साथ सारे तीनों चीजें सेम बनी हुई। और आपको अगर समझना है उस वाले एग्जांपल से, चलिए उस वाले एग्जांपल से भी समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जैसे समझा रहे थे भी आपको 3 चीजें लेकर के, ऐसे पढ़ो बेटा कि चीजें समझ में आए, तब सिलेक्शन होगा। चलो ये मान लो है 8 बजे, ये है 8:30 बजे, और ये है आपका 9 बजे। पहली चीज क्या रखना है? यहां स्टैटिक लोडिंग करनी है। मैंने आपको जिम्मेदारी दी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटा स्टैटिक लोडिंग करो। यहां कैसे करोगे? पहली चीज मैग्नीट्यूड बराबर रखोगे, दूसरी चीज डायरेक्शन बराबर रखोगे, तीसरी चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बराबर रखोगे। चलो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चुन लिया हमने, ये तब में देखो एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रखा, तो यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने क्या रखा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सबका बराबर रखा। फिर हमने डायरेक्शन चेक किया, फिर देखो डायरेक्शन भी हमने सबका बराबर रखा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। फिर हम लोग क्या रखते हैं? मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या करना है? मैग्नीट्यूड जो भी रखो बराबर रखो, जरूरी नहीं कि 10 रखो, 10 20 25 कुछ भी रखो। चलो 30 ले लेते हैं, 30 न्यूटन, यहां भी 30 न्यूटन, यहां भी 30 न्यूटन। अब देखो 8 बजे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, 8:30 बजे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, 9 बजे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सब सेम है। तो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज स्टैटिक लोडिंग। दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज स्टैटिक लोडिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपके टीचर्स लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में मुश्किल से 15 सेकंड लगता है स्टैटिक लोडिंग को पढ़ाने में, मुझे लगा आधा घंटा, लेकिन उस 15 सेकंड को आधा घंटा में कन्वर्ट करने का नाम ही होता है प्रिपरेशन। जो तैयारी आप करते हैं ना, आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तैयारी करने का मतलब है यू आर लर्निंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, द वे यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अपनी मेंटलिटी, मानसिकता, सब कुछ बदलना पड़ेगा, एग्जाम के हिसाब से रखना पड़ेगा, तब आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड स्टैटिक लोडिंग। अच्छा, जो लोडिंग स्टैटिक नहीं है, जो लोडिंग स्टैटिक नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? डायनेमिक लोडिंग कहेंगे। जिसमें कोई बदल गया, जिसके इसके पहले जितने केसेस थे सब डायनेमिक लोडिंग के थे। जैसे यहां देखो ये वाला जो केस है किसका है? डायनेमिक लोडिंग का केस है। डायनेमिक लोडिंग का है। क्यों डायनेमिक लोडिंग का है? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी हो सकता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है गियर का। गियर में क्या होता है? गियर में मैग्नीट्यूड वही रहता है, डायरेक्शन बदलता रहता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलता रहता है। कैम एंड फॉलोअर बहुत अच्छा एग्जांपल है।
अगर आपसे कोई पूछे डायनेमिक लोडिंग का एग्जांपल बताइए, गियर से है। कैम एंड फॉलोअर में देखिए डायरेक्शन चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड वही है। बात समझ में आया? तो जहां पर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कोई भी चेंज हो गया वो डायनेमिक लोडिंग हो जाएगा, स्टैटिक लोडिंग नहीं रहेगा। इट्स सो सिंपल, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जरा। तो जो लोडिंग स्टैटिक नहीं है उसको हम लोग डायनेमिक लोडिंग कहेंगे, जिसमें तीनों में से कोई एक बदल गया डायनेमिक लोडिंग कहेंगे। आगे देखते हैं जरा, ये लोडिंग कौन सी है भाई? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टाइम। एप्लीकेशन टाइम का मतलब है लोड कितनी देर तक किस तरह अप्लाइड है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने यूटीएम पे टेस्टिंग करी होगी ना, यूटीएम पे आपने टेस्टिंग किया होगा, उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड अप्लाई करते हैं, वो भी एक लोड है। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपको ब्रेक लेना है, ब्रेक दबाते हैं तो जाकर के ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम पे जो है आपका ब्रेक लगता है, वो भी एक लोडिंग है। तो लोडिंग तो सारे ही हैं, तो कौन सी ग्रेजुअल लोडिंग है, कौन सी शॉक लोडिंग है, कौन सी इंपैक्ट लोडिंग है, इन सबको सीखना भी जरूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, कई बच्चों को शॉक लोडिंग, इंपैक्ट लोडिंग और सडन लोडिंग तीनों एक ही लगता है। सडन लोड, शॉक लोड और इंपैक्ट लोड तीनों अलग अलग हैं, और आप तीनों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम लोग। ब्यूटीफुली वी विल एक्सप्लेन द थिंग्स। व्हाट आई एम गिविंग यू इज द यूनिक कॉन्सेप्ट। आप किसी बुक को फॉलो करके देखिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने बच्चों के लिए, आपके लिए बनाया है, अपनी मेहनत से, अपने रिसर्च के आधार पर, अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पर। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। टीचर का या कोचिंग के इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर का, टीचर का, कोऑर्डिनेटर का, जो भी आप कह लो, हमारा एक ही रोल होता है कि हम आपको सिंप्लीफाइड वे में चीजें दें। पढ़ना, किताब में सब लिखा है, मैंने भी किताब से ही पढ़ा है, बट इट इज माई आर्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। चीजों को आसान करना ही मेरा आर्ट है, वही मेरी कला है, और उसी को टीचिंग कहते हैं, उसी को पढ़ाना कहते हैं। आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन टाइम के आधार पे जो लोड होता है उसका नाम है ग्रेजुअली, क्या नाम है इसका? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड जहां धीरे धीरे अप्लाइड हो। दिस इज द मोस्ट आइडियलाइज्ड टाइप ऑफ लोडिंग। दिस इज द मोस्ट आइडियलाइज्ड टाइप। आइडियलाइज्ड का मतलब क्या है? ये सबसे आदर्श अवस्था है लोडिंग की। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कहीं आप सडन लोड लगाएंगे, you cannot predict the exact behavior, the appropriate behavior of that particular material. आप टेस्टिंग करते हैं जब ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, आप क्यों ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करते हैं? आप सडन लोड क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज इफ यू अप्लाई द सडन लोड, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे शुरुआत में मैंने अभी आज पहली क्लास में ना, आज नहीं, जो उसकी पहली क्लास थी, क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्यों पढ़ाया? हमने कहा ये अजम्पशन है, मान लेते हैं सौम्य। क्यों मान लेते हैं? हम इसलिए मान लेते हैं बच्चों, बिकॉज वी हैव टू सेट अ बाउंड्री, वी हैव टू सेट अ लिमिट। वी कैन नॉट एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द सब्जेक्ट। हम सब कुछ सौम्य नहीं पढ़ सकते। कोई मटेरियल आप ले आओ, इसको पढ़ लो सर, ऐसा नहीं पढ़ सकते। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम कुछ ही मटेरियल्स को पढ़ सकते हैं, और उन कुछ मटेरियल्स को ही पढ़ने का जो लिमिटेशन है वही हमारा क्या होता है? अजम्पशन। तो ग्रेजुअल अप्लाइड लोड क्या होता है? ये आइडियलाइज्ड टाइप ऑफ लोड है, आइडियलाइज्ड टाइप ऑफ लोडिंग। दिस लोडिंग इज ऑल्सो नोन एज क्वाजी स्टैटिक लोडिंग। इसको हम लोग क्वाजी स्टैटिक भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाता हूं मैं ना, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो जानते होंगे, सिविल वाले बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको बताता हूं मैं कि क्वाजी स्टैटिक लोडिंग का मतलब क्या है। आइए इस शब्द की व्याख्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। शब्द जो रास्ते में मिल जाते हैं ना, उनकी व्याख्या करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं नहीं छोड़ दो, बहुत सारा पढ़ना है। जितना सीखोगे बेटा, जितनी लर्निंग आपके अंदर डेवलप होगी ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग का नाम होता है क्वाजी स्टैटिक लोडिंग। क्वाजी स्टैटिक मतलब धीरे धीरे लोड कर रहे हैं, ग्रेजुअल, बहुत स्लोली लोड कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, खासतौर पे सिविल के बच्चे जो है ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैकेनिकल वाले तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। अगर आपको इस पे ज्यादा डिटेल काम करना है तो थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर पे जाइए। और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस पे मैंने एक अलग से लेक्चर ही बनाया है पूरा। क्वाजी स्टैटिक लोडिंग का मतलब क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन है,
ये सिलेंडर पिस्टन है, इसमें गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है बच्चों? गैस भरी हुई है। सिलेंडर पिस्टन है, ये गैस भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है। अब अगर इस पर हम 20 ग्राम का या कोई एक वेट रख दें, मान लो 50 ग्राम का वेट रख दिया, 50 ग्राम का वेट रखें। जैसे ही 50 ग्राम का वेट रखेंगे, पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पिस्टन क्या करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गया तो सडन लोड हो गया ना, ये ग्रेजुअल लोड नहीं हुआ। ग्रेजुअल लोड का मतलब है धीरे 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 लोडिंग करिए। आपने कहा सर धीरे धीरे कैसे लोडिंग होती है? क्वाजी स्टैटिक लोडिंग अगर इसमें करना है तो हम क्या करेंगे? चलो अच्छा बता रहे एग्जांपल, मान लो 50 ग्राम हमने शुगर ले लिया। क्या लिया हमने? शुगर ले लिया, चीनी ले लिया। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस तरह की लोडिंग नहीं कर सकते कि शुगर से आप लोड लगाएंगे। ये मैं आपको केवल इस शब्द का मतलब समझा रहा हूं, क्वाजी स्टैटिक का मतलब समझा रहा हूं, क्वाजी स्टैटिक क्या होता है। और अगर आप इस शुगर, आपने एक बाउल है और बाउल में आपने शुगर ले लिया, अब आप शुगर के कुछ पार्टिकल्स उठा करके रखते जाइए तो बहुत धीरे धीरे लोडिंग होगा ना। 1 2 3 4 5 थोड़े थोड़े शुगर के पार्टिकल्स आप रखते जाइए, तो लोडेड भी हो रहा है मेंबर, बट इट इज वेरी वेरी ग्रेजुअल। इट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ऑफ लोडिंग। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शुगर से लोड करेंगे, हम क्वाजी स्टैटिक शब्द का मतलब समझाना चाह रहे थे आपको, ठीक है ना। तो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं वो तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी पढ़ते होंगे मेरे से, और सिविल के बच्चों को आनंद आया होगा मुझे लगता है ये पढ़ करके। इन टेंशन और टेंसाइल टेस्ट द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल लोडिंग। जो बात मैं अभी आपको कह रहा था, जब टेंसाइल टेस्ट आप करते हैं, आपने किया होगा उसमें जो है वर्कशॉप में, तो वहां पे टेंसाइल टेस्टिंग में क्या होता है? ग्रेजुअल लोडिंग ही होता है। दैट इज द लोड इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। 0 टू मैक्सिमम, बहुत जीरो से शुरू करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। देखिए यहां पे हमने ग्राफ दिखाया है आपको। देखिए ग्राफ क्या है ग्रेजुअल लोडिंग का? इधर फोर्स है, इधर टाइम है, फोर्स है, टाइम है, फोर्स है, टाइम, और टाइम धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे ही इसका आपका फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी लोडिंग है। इसमें अगली लोडिंग है सडन अप्लाइड लोड। सडन अप्लाइड लोड, आइए देखते हैं सडन अप्लाइड लोड क्या होता है। फॉर सडन अप्लाइड लोड द हाइट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। सडन अप्लाइड लोड इसकी सहायता से, इसमें हाइट की वैल्यू 0 होती है। जैसे पटरी पे ट्रेन चलती ना, लेट अस सपोज दिस इज द पटरी, माय हैंड इज, माय पाम इज, हथेली जो ये पटरी है, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। ट्रेन का जो ये पहिया है, इस पटरी पे जो लोड लगा रहा है बच्चा, दिस इज द सडन अप्लाइड लोड। जहां हाइट 0 है ना, ऐसे ट्रेन कूद के नहीं आ रही है, ट्रेन का पहिया ऐसे गिर नहीं रहा है। सडन का मतलब गिरना नहीं है, ये बात दिमाग में क्लियर रखो। सडन का मतलब है द हाइट फ्रॉम विच द लोड इज अप्लाइंग, इट शुड बी, इट मस्ट बी नेग्लिजिबल, और इट मस्ट बी 0। देखो पहिया है, पहिया यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, पटरी पर पहिया का देखो लोड अप्लाई हो रहा है ना, और सडन हो रहा है। what does it mean सडन हो रहा है? what does it mean? it means that the load is applying from a 0 height, from a negligible height। अगर ये पहिया यहां से गिरता, पटरी पे से गिरता, कूद जाता उस पे, तो फिर वो सडन ना होता। सडन का मतलब ही है द पहिया इज मूविंग ऑन द पटरी विद अ नेग्लिजिबल और 0 हाइट। क्या पटरी और पहिए के बीच कोई हाइट होती है क्या? सो व्हेन द थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ, व्हेन द लोड इज अप्लाइड इन द फॉर्म इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द लोड इज 0 और नेग्लिजिबल, देन यू कैन से दैट द लोड इज सडन अप्लाइड लोड। मैं हिंदी में समझा देता हूं कि अगर लोड बच्चों इस प्रकार लग रहा हो कि उसकी कोई हाइट ना हो, भाई पहिया है ट्रेन का, पटरी पे चलता है, तो क्या पहिया ऊपर से गिरता है? नहीं, पटरी पे कंटिन्यूअसली है, पटरी और पहिए के बीच की दूरी कितनी है? 0 है लगभग। तो अगर लोड इस प्रकार से अप्लाइड हो
द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोड इज नोन एज सडन अप्लाइड लोड। जैसे आप ब्रेक लगाते हो अपनी गाड़ी में, जब ब्रेक लगाते हो तो जो ब्रेक है वो जाकर के आपके उस पे ब्रेक पे पकड़ता है ना, उस पे व्हील पे ग्रिप करता है, तो बहुत थोड़ी सी हाइट होती है। जहां हाइट बहुत नेग्लिजिबल है या लगभग जीरो है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सडन अप्लाइड लोड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सडन अप्लाइड लोड को कुछ और समझते हैं, वो इंपैक्ट लोड को कुछ और समझते हैं, शॉक लोड को कुछ और, सॉरी, इन सबको बराबर समझते हैं। सडन, शॉक और इंपैक्ट लोड बराबर समझते हैं, तीनों में डिफरेंस है और मैं तीनों में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। अब देखिएगा सडन अप्लाइड लोड का मतलब क्या है। सडन अप्लाइड लोड, पहले तो सबको अलग अलग करिए। सडन अप्लाइड लोड कहीं आ जाए, सीधे दिमाग कहां जाना चाहिए, व्हेन द हाइट इज जीरो, व्हेन द हाइट इज जीरो, और कुछ दिमाग मत लगाइए। सडन अप्लाइड लोड अगर एग्जामिनेशन में आएगा, किसी ने ABCD चारों ऑप्शन चेक करना, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा when the load is applied from a negligible height, from a zero height, from a negligible height, the particular load is known as sudden applied load। जरूर चेक करिएगा उसमें, आप ऑप्शंस, चारों ऑप्शन चेक करिएगा। ये भी दे सकता है सडन लोड, इंपैक्ट लोड एंड शॉक लोड ऑल आर सेम, एक ऑप्शन यही दे देगा, आप इसी को टिक मार के आएंगे। डोंट गो फॉर योर मेड अजम्पशंस, अपने से अजम्पशन मत बना लीजिए, इतनों नाम तो समान लग रहे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत फाइन चीजें हैं, वहां गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखा है आगे एग्जांपल में, ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक का मतलब पटरी, ब्रेक का एग्जांपल मैंने दिया, क्लच का एग्जांपल है, कुल मिलाकर के वही है हाइट, हाइट का मसला है। हाइट कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो। फिर आगे है इंपैक्ट लोड्स। इन दिस टाइप ऑफ लोडिंग द टाइम गैप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज स्मॉल। इंपैक्ट लोडिंग में क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ लोड का टाइम गैप बहुत कम होगा, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट बिटवीन लोडिंग एंड लोडेड मेंबर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने टेस्ट किया होगा, 4P टेस्ट किया होगा, आइजोट टेस्ट किया होगा, ठीक है ना, और हैमर ब्लो का भी इसका एग्जांपल हो सकता है। इसे आप क्या कहेंगे, इंपैक्ट लोड कहेंगे। इंपैक्ट लोड की पहचान क्या है बच्चों, व्हेन द टाइम गैप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज स्मॉल। कम समय में जब लोड अप्लाई होता है तो उसे हम लोग इंपैक्ट लोड कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे है शॉक लोड। शॉक लोड समझिएगा, शॉक लोड क्या होता है। इन शॉक लोड्स द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई। मैंने आपको बोला हर एक लोड में एक शब्द पकड़ लीजिए, व्हेन द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट में रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई। सो व्हेन यू आर डिफाइनिंग शॉक लोड, व्हेन यू आर डिफाइनिंग शॉक लोड, द पर्टिकुलर वर्ड जिस पे आपको दिमाग लगाना है, यह शब्द कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा किसी न किसी ऑप्शन में। When the rate of loading is very high, the time of application of load is very less. Rate is very high, time is very less. बम ब्लास्ट होता है, जब बम ब्लास्ट होता है, आतंकवादी लोग बम ब्लास्ट करता है तो क्या होता है कि 2 घंटे तक ब्लास्ट होता रहा। बम ब्लास्ट का टाइम इज वेरी लेस। देखिए लिखा है यहां पे, द एप्लीकेशन टाइम इज वेरी लेस, 5 सेकंड का मामला है। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर किसी देश का था, वहां पे कुछ एक्सप्लोजिव थे, वो ब्लास्ट कर गए थे। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कई बिल्डिंगें देखे समाप्त हो गई थी। द टाइम इज वेरी लेस बट द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई। तो इन तीनों का क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि सडन लोड क्या है, इंपैक्ट लोड क्या है और शॉक लोड क्या है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको आज टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा सकूं, और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अमूमन टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया ना, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड में लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि स्टैटिक लोड क्या होता है, जो टाइम के साथ नहीं बदलता। लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं पढ़ना, हमें डिटेल पढ़ना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड इत्यादि। लास्ट में सोम के बारे में मैंने कुछ शायद लिखा हुआ है कि सोम क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। सोम क्या कहता है, क्या बताता है, ये पहले वाले लेक्चर में भी मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। पहला लेक्चर जरूर देखिएगा अगर आपसे मिस हुआ है तो, और नहीं मिस हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगले लेक्चर में यानी लेसन नंबर 3 में हम सोम के, जो पूरे सोम का रियल हीरो है, उससे आपको मिलवाएंगे। उसका नाम है स्ट्रेस।
और स्ट्रेस के साथ साथ उसका जो दूसरा हीरो है, जो जय वीरू की जोड़ी जो पूरे सोम में चलने वाली है, उसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस और प्रेशर के बीच डिफरेंस क्या है, क्या प्रेशर का कारण स्ट्रेस हो सकता है या फिर क्या स्ट्रेस का कारण प्रेशर हो सकता है, इन सवालों का जवाब लेंगे। एक बड़ा प्रचलित सा प्रश्न बच्चों के दिमाग में रहता है, मुझसे पूछा भी जाता है बहुत बार कि सर स्ट्रेस से स्ट्रेन आता है या स्ट्रेन से स्ट्रेस आता है। इन सब सवालों का जवाब खोजेंगे और उस क्लास के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टेंसाइल टेस्ट की तरफ और हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपका फीडबैक मुझे हमेशा की तरह आप इंतज़ार रहेगा। आपको क्लास कैसी लग रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको आसान लगा है कि नहीं, मुझे ये बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।